सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ। चैप्टर 1, तलाक के 3 साल बाद। सॉरी मैडम, हमारे यहाँ 30 से ज्यादा एज की लेडीज को काम पर नहीं रखते। इतना बोलते हुए मैनेजर ने तान्या को वहां से जाने के लिए कहा। तान्या पलटकर मैनेजर से ये बताने ही वाली थी कि वो 30 की नहीं बल्कि 25 साल की लड़की है, पर वो जैसे ही पलटी उसने सुना कि मैनेजर पास ही खड़े दूसरे मैनेजर से बोल रहा था, अगर ऐसी बदसूरत लड़कियों को हमने काम पर रख लिया तो भाई कस्टमर तो वैसे भी उनका चेहरा देखकर भाग जाएंगे। हमें अपना बिजनेस थोड़ी खराब करना है। तान्या की नजर रिसेप्शन के सामने लगे बड़े से उस मिरर पर पड़ी। खुद को देखकर वो खुद से डर गई। उसने देखा कि मिरर में झुर्रियों में कैद एक औरत खड़ी थी। खुद को ऐसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें, जिनमें कभी जमाने भर की चमक हुआ करती थी, वो आंखें आज सूनी सी थी। उसके चेहरे की चमक कहीं खो सी गई थी। उसके चेहरे को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो 25 साल की है। वाकई वो अपनी एज से 10 साल ज्यादा ही दिख रही थी। खुद को ऐसे देखकर तान्या भी शॉक थी। उसने अपनी हालत के लिए खुद को ही जिम्मेदार माना। हाँ, वो किसी और को भी जिम्मेदार मानती, पर हर चीज के लिए वक्त को जिम्मेदार मानना उसकी आदत में नहीं था। खुद को ऐसे देखकर वो बस चुपचाप होटल से बाहर आ रही थी कि उतने में उसकी नजर मर्सिडीज पर पड़ी, जो तेजी से होटल की तरफ आ रही थी। उस बड़ी सी मर्सिडीज की जगमगाती रोशनी को वो इतने गौर से देखने लगी कि उसकी आंखें गाड़ी पर आती रोशनी पर ही टिक गई। वो होटल के पास ही खड़ी हो गई। वो बस उस बड़ी सी गाड़ी को देखती रह गई। न जाने क्यों उसकी नजर उस गाड़ी से हट ही नहीं रही थी। थोड़ी देर वहां रुककर तान्या जाने लगी। बस जाने के लिए उसने कदम आगे बढ़ाए ही थे, तभी गाड़ी होटल के पास आकर रुकी। चमचमाती ब्लू मर्सिडीज में एक ब्लैक कलर का सूट पहने एक आदमी और वेस्टर्न वाइट ड्रेस में एक औरत उतरे। उन्हें देखकर होटल का मैनेजर भागकर जल्दी से बाहर की ओर आया और उसने कहा, ओबरॉय सर, प्लीज वेलकम। ओबरॉय सुनकर ही तान्या शॉक हो गई और उसके कदम वहीं रुक से गए। कार से उतरते ही अनु ने कहा, आदित्य, क्या इन सब के बाद तुम आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? आज राजीव का न्यू ड्रेस कलेक्शन आया है, प्लीज कम विथ मी ना। अनु ने एक कपल की तरह आदित्य के हाथों में हाथ डाल रखा था। तभी आदित्य ने उससे हाँ में कहते हुए उससे कहता है, हाँ श्योर, चलते हैं। आदित्य की आवाज सुनकर तान्या वहीं फ्रीज हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने पीछे पलटकर देख ही लिया। उसकी नजर आदित्य के हैंडसम फेस पर पड़ी। हाँ, ये वही था। तान्या ने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल के डिवोर्स के बाद उससे वो इस तरह से मिलेगी। वो बहुत बदसूरत हो गई थी, पर आदित्य आज भी उतना ही हैंडसम और जवान लग रहा था और उसके पास ही खड़ी अनु भी बेहद खूबसूरत और यंग लग रही थी, जितना कि वो 3 साल पहले लगा करती थी। और आखिर वो दोनों एक साथ हो ही गए थे। और फिर अगर तान्या को ना देखें तो इस उम्र के हिसाब से दोनों का ऐसे दिखना कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी। और फिर जैसे ही आदित्य की नजर इधर उधर घूमते हुए तान्या पर गई, उसने पीछे से आवाज दी, तान्या, तुम? आदित्य की आंखों में अविश्वास साफ नजर आ रहा था। तभी तनु भी उसके साथ बोली, ओ माय गॉड, क्या ये सच में तुम हो तान्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या हो गया है तुम्हें? तान्या उनसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए
मुड़कर जाते हुए उसने धीरे से कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। तान्या हड़बड़ाई हुई थी। वो उससे इस तरह से नहीं मिलना चाहती थी, बस वो वहां से भाग जाना चाहती थी। किसी भी हाल में वो आज उनका सामना नहीं करना चाहती थी। और वो क्या, उनकी जगह अगर कोई भी औरत हो तो अपने अमीर एक्स हस्बैंड के साथ उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेगी। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो दोनों एक साथ हों और शायद शादी करने वाले हों। अनु और तान्या का तब कोई कंपैरिजन ही नहीं था। आदित्य समझ गया कि तान्या वहां से भागने वाली है, इसलिए वो उसके पीछे से चिल्लाया, तान्या वहीं रुक जाओ, तान्या मैं बोल रहा हूं ना, वहीं रुको। और जैसे ही आदित्य ने भागकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, तान्या को उसका छूना एक पिन की तरह चुभने लगा और वो चिल्लाने लगी, सर प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कहा ना मैं वो नहीं हूं जिसे आप समझ रहे हैं, मैं कोई तान्या वान्या नहीं हूं। उसका सारा ध्यान आदित्य से अपना हाथ छुड़वाने में था, इसीलिए उसने देखा ही नहीं कि एक कार फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। उसने किसी तरह से आदित्य से अपना हाथ छुड़वाया और रोड पर भाग गई। आदित्य बस पीछे से चिल्लाता रह गया, तान्या ध्यान से, तान्या ध्यान से। जब तक तान्या उसकी बात सुनती, काफी देर हो चुकी थी। कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी थी, इतनी जोरदार कि मानो उसे जमीन से उड़ा ही दिया। कार से टकराकर तान्या उसी वक्त वहीं गिर गई और साइड में रखे बड़े से पत्थर से उसका सर टकरा गया। वो वहीं बेहोश हो गई। चैप्टर 2, वो जो पीछे छूट गया। तान्या के दिलो दिमाग में अतीत की यादें घर बना रही थी कि कैसे वो और आदित्य मिले थे, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ था और कैसे वो आदित्य के परिवार का हिस्सा बनी। लेकिन इन 3 सालों में सारी चीजें बिखर चुकी थी। उसका असर तान्या पर साफ साफ देखा जा सकता था। तान्या धीरे से होश में आई तो उसने देखा कि वो शायद किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। आसपास आदित्य, अनु, नर्स और डॉक्टर साहब खड़े थे। हॉस्पिटल का कमरा काफी बड़ा और सुंदर था। धीरे धीरे तान्या ने अपनी आंखें खोली और उसने पाया कि आदित्य डॉक्टर साहब से कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहा था। डॉक्टर ने उससे कहा, तान्या को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है ताकि उसके सर की चोट ठीक हो जाए। यहाँ उसकी ड्रेसिंग भी होती रहेगी और प्रॉपर टेक केयर भी हो जाएगा। और हाँ, हमें इलाज के साथ साथ तान्या को कुछ मल्टीविटामिन और कई सारे सप्लीमेंट भी देने होंगे क्योंकि उसका शरीर काफी कमजोर हो गया है। इतना सुनकर आदित्य फिर से मुझे देखने लगा। उसने देखा कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर आदित्य फिर से डॉक्टर साहब की तरफ मुड़ गया, मानो वो मेरी आंखों में आंसू देख ना सकता हो। उसने कहा अपनी चिंता जताते हुए, ठीक है डॉक्टर, हम आज से ही इलाज शुरू कर देते हैं। इतने में एक नर्स आई। उसके हाथ में कई सारे इंजेक्शन थे। उसने मेरे हाथ पर एक इंजेक्शन लगाया। एक इंजेक्शन शायद ग्लूकोज का था और दूसरा विटामिन्स का। आदित्य चुपचाप मेरे साइड में खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। आदित्य सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया इन 3 सालों में जो तान्या इतनी कमजोर हो गई और इतनी एजेड दिखने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इन 3 सालों में ऐसा हो क्या गया है तान्या के साथ। फिर तान्या ने ऑब्जर्व किया कि दूर खड़ी अनु उसे और आदित्य को ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हॉस्पिटल के कमरे के एक तरफ खड़ी बस यही सोच रही हो कि अगर आदित्य को फिर से एक बार तान्या से प्यार हो गया तो क्या होगा।
अनु ने बहुत कोशिश की तान्या को हर तरफ से गौर से देखने की, उसकी झुर्रियों के चेहरे से लेकर उसकी ड्राई स्किन तक, तान्या के सफेद बालों से लेकर उसके पैरों की फटी हुई एड़ियों तक। सभी चीजों को देखने के बाद उसे यकीन हो गया था कि उसे छोड़कर आदित्य तान्या के पास अब वापस नहीं जाएगा। उसने शांति की सांस ली और फिर आदित्य को देख अपने बैग में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तान्या को बदसूरत देखकर अनु के चेहरे पर शांति सी छा गई। ये शांति इसीलिए थी क्योंकि अनु बेहद खूबसूरत और यंग दिखती थी। तान्या के चेहरे पर झुर्रियों ने उम्र से पहले ही अपना घर बना लिया था। सफेद बाल और कमजोर शरीर, इतना कमजोर कि उसके शरीर का रंग पीला पड़ चुका था। जनरली स्ट्रेस और लाइफ स्ट्रगल की वजह से इंसान ऐसा दिखने लगता है। अनु तान्या से कोई दुश्मनी नहीं मान रही थी, ना ही कोई कंपैरिजन, क्योंकि उसे पता था कि वो इतनी सुंदर है कि आदित्य उसे छोड़कर तान्या के पास तो कभी वापस नहीं जाएगा। इसलिए वो बस चुपचाप आदित्य के पास आकर बैठ गई और आदित्य को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे तान्या की कितनी चिंता है। उसने कहा, परेशान मत हो आदित्य, तान्या ठीक हो जाएगी। और इतना बोलकर वो आदित्य का कंधा सहलाने लगी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, आदित्य हम एक काम करते हैं, हम ना एक नर्स को तान्या के पास रख देते हैं ताकि वो उसका ध्यान रखे। और एक काम करो ना, तुम तान्या के लिए कुछ पैसे छोड़ते जाओ, शायद उसे इस वक्त पैसों की जरूरत होगी। इतना सुनकर आदित्य बीती बातों में खो गया। फिर तान्या ने आदित्य का कंधा हिलाते हुए उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला, उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, मानो वो आदित्य को ये बताना चाह रही थी कि अब वो चाह कर भी तान्या के पास वापस नहीं जा सकता। और जो 3 साल का फासला तान्या और आदित्य के बीच में था, वो अब गहरी खाई में बदल चुका है। अब जो भी है वो अनु ही है, उसकी हमसफर भी और उसके दोस्त भी। आदित्य, चलो ना, आज फैमिली लंच है और सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। आई थिंक हमें चलना चाहिए। अनु ने ये बोलकर आदित्य को बताना चाहा कि अब तान्या नहीं बल्कि अनु के साथ उसका फ्यूचर है और अनु ही उसकी प्रायोरिटी है। तब तान्या को समझ में आया कि वो उस बड़े से होटल में अपनी फैमिली लंच के लिए जा रहे थे। शायद उन दोनों की शादी की बात होने वाली थी। तान्या और आदित्य के तलाक के बाद से ही अनु और आदित्य के माँ बाप अनु और आदित्य की शादी करवाना चाहते थे। इसीलिए आज उनके यहाँ एक फैमिली लंच और आप कह सकते हैं कि एक फैमिली गेट टुगेदर था, जिसमें सभी लोग शादी की डेट फाइनल करने वाले थे। आदित्य ये शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आज भी वो अनु से प्यार करता था। ये बात तो कोई भी देखकर बता सकता था कि आदित्य को अभी तक किसी और से प्यार हुआ ही नहीं। उसने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। इनफैक्ट वो शादी तो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो उसका परिवार पूरा कर सके, बस, और कोई रीजन नहीं था। आदित्य के दिमाग में इस समय एक साथ कई सारे सवाल चल रहे थे। उन सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि 3 साल के बाद वो तान्या को आखिर मिला ही क्यों? ऐसे हालातों में उन दोनों का मिलना आखिर हुआ ही क्यों? उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह से मिलेंगे। उसके दिमाग में ये भी बात रह रह कर आ रही थी कि आखिर डिवोर्स के बाद उसने तान्या के नाम पर इतने पैसे छोड़े थे ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। उसने सारे पैसों को कहाँ खर्च कर दिया होगा? ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो आज इन हालातों में फंस गई है कि जगह जगह
काम की तलाश में घूम रही है, वो भी इस हालत में। ऐसा क्या हो गया तान्या के साथ? चैप्टर 3, पिता का प्यार। आदित्य और अनु हॉस्पिटल के कमरे से निकलते हुए ये नोटिस करते हैं कि तान्या दवाइयों के असर की वजह से सो चुकी थी। आदित्य ने जाते हुए तान्या का चेहरा देखा तो उसने ये महसूस किया मानो वो सब कुछ पीछे तो छोड़ आया था, पर शायद उसके जाने का असर अच्छा नहीं था। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा था। आज इन दोनों की शादी की डेट जो फाइनलाइज होनी थी, उतने में अनु आदित्य से कहती है, तुम्हें नहीं लगता आदित्य कि तान्या ने वो पैसे किसी और को दे दिए होंगे जो तुमने उसे दिए थे? और हो सकता है कि जिसे पैसे दिए हो उसने वापस ना किए हो। वैसे भी तुम तो जानते हो ना कितनी अड़ियल है वो, और उसके इसी बिहेवियर की वजह से तो तुम दोनों अलग हुए थे। रास्ते भर अनु आदित्य का दिमाग तान्या से हटाने के लिए कभी अपनी शादी के आउटफिट पर बात करती तो कभी ये बोलती कि शादी के बाद वो कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या करेंगे। कभी वो उसका ध्यान ये बोलकर हटाने की कोशिश करती कि शादी की डेट क्या रखें, तो कभी इस बात पर कि आदित्य को याद दिलाती कि उन दोनों की शादी से उनके परिवार कितने खुश हैं। अनु को ये समझ में आ रहा था कि आदित्य उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा था, और ये सच भी था क्योंकि उसका दिलो दिमाग तो तान्या के साथ ही हॉस्पिटल में रह गया था। और ये कंफर्म तब हुआ जब अनु ने 3 बार उसे बोला कि शादी की डेट क्या रखें, और आदित्य शांत सा बस कार की विंडो के बाहर देखता रहा। उसने शायद सुना ही नहीं अनु ने जो भी कहा। आदित्य हॉस्पिटल से तो बाहर आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साया पीछे ही हॉस्पिटल में रह गया था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल और हजारों सवाल, हजारों बातें और यादें एक साथ घूम रही थी। जैसे जैसे होटल नजदीक आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस हॉस्पिटल चला जाए और वहां तान्या के नींद से उठने का इंतजार करे, क्योंकि वो पूछना चाहता था कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या हुआ उसके साथ इन 3 सालों में। आदित्य और तान्या का तलाक हुआ था 3 साल पहले, और उसके बाद दोनों की दुनिया ही बदल गई। वैसे डिवोर्स के टाइम आदित्य ने उसे एक अच्छी खासी रकम दी थी ताकि उसकी जिंदगी आराम से गुजर सके। तो फिर इतने सारे पैसों का तान्या ने आखिर किया क्या, जो वो आज इस तरह इस हालात में यूं जॉब ढूंढती घूम रही थी, अपनी लाइफ गुजारने के लिए स्ट्रगल कर रही है। हर एक सवाल कई सारे और सवाल लेकर आता और वो बेचैन होता रहा, मगर फिर भी चुप रहा। ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। अनु ने गुस्से से जैसे ही बात कही तो आदित्य को लगा कि शायद होटल आ गया, इसीलिए अनु ने गाड़ी रुकवाई। जब उसने देखा तो बाहर होटल नहीं था। एक बड़ी सी चमचमाती ज्वेलरी शॉप थी जहां अनु ने अपनी कार रुकवाई थी। आदित्य कुछ गले के सेट लेने थे, वो शादी के लिए। वैसे मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, पर मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो, अनु ने आदित्य को देखते हुए कहा। आदित्य चुपचाप गाड़ी से उतरा और दुकान के अंदर चला गया। दुकान का मालिक आदित्य और अनु को देखकर दौड़ता हुआ उनके पास आया। और भाई ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल शहर के सबसे फेमस और अमीर आदमी मिस्टर आदित्य मेहता जो आए थे उसके दुकान पर, तो इतनी जरा नवाजी तो होनी ही थी। बड़ी तमीज के साथ उस दुकानदार ने अनु से पूछा, बताइए मैडम, कौन सा सेट दिखाऊं आपको? अनु ने स्टाइल मारते हुए कहा, वो जो उस दिन पसंद किया था मैंने, आप वही दिखा दीजिए। मैं उनमें से कुछ फाइनल करके आपको अभी पेमेंट दे देती हूँ। दुकानदार कहता है, जी ठीक है। इतना कहकर दुकानदार वो सेट लेने चला गया
जो उन्होंने पसंद किए थे। एक एक सेट अनु ने पहनकर आदित्य को दिखाया। आदित्य थकी सी आंखें लिए सभी सेट पर अच्छा है बोलता रहा। उसका दिमाग तो दूर कहीं सवालों और बीती बातों में उलझा हुआ था। वो खामोश होकर सभी चीजों को बस यूं ही देखता रहा। जब मन परेशान हो तो सभी रंग एक से ही लगते हैं, और लोग भी। रास्ते भर आदित्य के दिमाग में बस यही बात आती रही कि इतने सारे पैसे जो तलाक के बाद उसने तान्या को दिए थे, वो तान्या ने कहां कर दिए। वो सोच ही रहा था कि तभी अनु बोल पड़ी, तुम्हें नहीं लगता कि तान्या बहुत जिद्दी और अड़ियल है? तुमने जो इतने पैसे दिए थे, आफ्टर ऑल कहां गए वो सारे? वो आदित्य को ये बात मानने पर मजबूर कर रही थी कि तान्या उसके लिए एक सही लाइफ पार्टनर कभी नहीं थी और कभी नहीं हो सकती। अनु ने कुछ सेट पहनकर देखे और कुछ सेट फाइनल करके दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी होटल की तरफ चलने लगी। आदित्य के दिमाग में 3 साल पहले की तान्या और आज की तान्या के बीच एक जंग सी छिड़ी हुई थी। इस सवाल के बीच बस होटल आ गया। गाड़ी से बाहर निकले और जब अंदर जाने लगे तो देखा अंदर आदित्य और अनु के परिवार वाले बैठे थे। उन्हीं के बीच एक 4 साल का छोटा सा बच्चा भी था, आरव। हाँ, उस बच्चे का नाम था आरव। वो आदित्य और तान्या का बेटा था। तभी आदित्य और अनु को आते देखकर आदित्य की माँ ने उनके पास जाकर अनु को गले से लगा लिया और वो सब बैठकर शादी की डेट फाइनल करने लगे। आरव भी शांति से सबको अपने आसपास देख रहा था। आरव सभी की बातें शांति से सुन रहा था। कैसे उसकी दादी उसकी होने वाली नई मम्मी यानी कि अनु को कह रही थी कि अब उसकी बरसों पुरानी एक अच्छी सी इच्छा पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे आदित्य की माँ ने अनु को सारी रस्में और शादी में होने वाले फंक्शंस के बारे में बताया कि कब शादी, कब हल्दी और कब मेहंदी की डेट फाइनल करेंगे। उन दोनों की शादी की डेट बस निकलने ही वाली थी कि इस बीच यही सारी बातें सुनते सुनते गलती से आरव के हाथों से जूस गिर गया। वो जूस उसके और उसके पापा के कपड़ों पर गिरा था। पर ये देखकर आदित्य की माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आरव के हाथ से जूस छीन लिया। अब आदित्य आरव को गोद में लेकर उसके कपड़े साफ करवाने के लिए जाने लगा। ये देखकर अनु की सांसें रुक सी गई और वो डर गई। वो डरी हुई से बस आरव को एकटक देखे जा रही थी, मानो आरव अभी कोई बात अपने पापा को बता देगा जिससे उन दोनों की शादी कभी नहीं हो पाएगी और आदित्य को सब कुछ पता चल जाएगा। चैप्टर 4 माँ। आरव बेटा क्या हो गया? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम आज बहुत शांत हो और कुछ उदास भी। वॉशरूम में घुसते ही आदित्य ने महसूस किया कि आरव की आंखों में आज आंसू मोती बनकर ठहरे हुए थे। आरव शांति से सिर्फ उसका चेहरा देखे जा रहा था। आरव ने कुछ सोचा और फिर कहा, कुछ नहीं पापा। पर आदित्य इस बात को समझ चुका था कि कुछ बात तो जरूर है। उसने फिर से आरव के मन को टटोलने की कोशिश की। आदित्य ने फिर से उससे कहा, आरव बेटा हम दोस्त हैं ना, तो तुम अपने दोस्त को नहीं बताओगे कि क्या बात है? बताओ ना बेटा, क्या हुआ? क्या कुछ बात है जो तुम मुझे कहना चाहते हो या मुझे बताना चाहते हो? आदित्य का इतना बोलना ही काफी था। बस इतना कहते ही आरव बोल पड़ा। उसने कहा, अब प्लीज शादी मत करो ना। आदित्य उससे इस बात का कारण पूछता उससे पहले ही आरव जोर जोर से रोने लगा। अपने बेटे को इस तरह से रोते देख आदित्य को बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ आरव? दादी ने तुम्हें डांटा क्या या फिर किसी और ने कुछ कहा?
तुम मुझे बताओ, जो भी बात है मैं सुन रहा हूँ बेटा। आंसुओं को रोकते हुए धीरे से आरफ ने कहा, पापा आप ना अनु आंटी से शादी मत करो ना। इतना सुनकर आदित्य चौंक गया। उसने फिर से आरफ को पूछा, क्यों बेटा, तुम्हें अनु आंटी पसंद नहीं है? क्या बात है? आरफ ने धीरे से कहा, पसंद है पापा, पर मैं नहीं चाहता कि वो मेरी मम्मी बने। अब 4 साल का बच्चा अपनी माँ की कमी महसूस करने लगा था और शायद अनु से शादी करने का यही एक कारण था आदित्य के पास, कि आरव को माँ का प्यार मिल जाए। लेकिन जब आज आरव नहीं चाहता कि अनु उसकी माँ बने, तो आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसका कारण क्या है। आरव इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है और वो अनु से शादी करने के लिए आखिर मना क्यों कर रहा है। उसने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया और आरव के मन की बात को जानने की कोशिश की। उसने कहा, आरव, क्या अनु आंटी ने कभी तुम्हें होमवर्क करने के लिए या फिर खाना ना खाने के लिए डांटा था? या तुम अनु आंटी को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि आगे चलकर वो तुम्हें मारेंगी या परेशान करेंगी? बताओ बेटा। बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। अनु आंटी बहुत अच्छी हैं और वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करेंगी और मुझसे ज्यादा प्यार से रखेंगी। आदित्य आरव को ये समझाने की कोशिश कर रहा था, या शायद उसके मन के डर को टटोलने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बात क्या है, आरव क्यों इस वजह से डरा हुआ है और क्यों कह रहा है आदित्य से कि वो अनु से शादी ना करे। आरव ने सिसकते हुए कहा, मुझे पता है पापा कि अनु आंटी मुझे प्यार करेंगी और मुझे कभी होमवर्क या खाने के लिए नहीं डांटेंगी, पर पापा मुझे वो मम्मी टाइप नहीं चाहिए। आरव बहुत ही शांत बच्चा था। वो घंटों शांति से बिना कहीं शोर किए किसी कमरे में टीवी देखता या फिर अपने खिलौनों के साथ खेलता, बिना किसी को परेशान किए दिन भर बस ऐसे ही रहता। आज उसकी इस मायूसी का कारण क्या था? उसके दिल में ऐसा कौन सा डर था जो वो अपने पिता को बता नहीं पा रहा था, समझा नहीं पा रहा था और बस उसे गले लगकर रोए जा रहा था। आदित्य आरव के साथ उस पल से है जब आरव केवल 1 साल का था। अभी तक आरव ने कभी आदित्य को किसी चीज के लिए परेशान नहीं किया था, न कभी खिलौनों के लिए जिद की, न कभी घूमने जाने की जिद की। आज आरव आदित्य के गले लगकर रो रहा था। फिर सुक्कियां लेते हुए उसने कहा, पापा आप अनु आंटी से शादी मत करना, प्लीज ना पापा। इतना बोलकर आदित्य ने आरव को समझाना चाहा। उसने एक बार फिर से कहा, बेटा, अनु आंटी बहुत अच्छी हैं, तुमसे बहुत प्यार करती हैं। इतना सुनकर आरव गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अपने पापा का हाथ हटाते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, हाँ ठीक है, ले आओ आप इन्हें मेरी मम्मी नहीं बनाकर, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करता। और जब मैं आपके लिए भी एक बोझ हो गया हो ना, इसीलिए आप मेरी मम्मी बनाकर ला रहे हो ना। आरव का ऐसा बिहेवियर देखकर आदित्य गुस्से में आरव को डांटने लगा। उसने गुस्से से कहा, अपने पापा से ऐसे बात करते हैं, हाँ? लेकिन उसे इतना बोलते ही वो जोर जोर से रोने लगा। आदित्य ने उसे गोद में ले लिया और होटल से बाहर आ गया। अब जब वो घर आ रहे थे तो आरव रास्ते भर रोते रोते आदित्य की गोद में सो गया। घर जाते ही आदित्य आरव को गोद में लिए आरव के रूम में आ गया। कमरे में एंटर करते ही उसकी नजर आरव की ड्राइंग बुक पर चली गई। आरव बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता था। आदित्य ने आरव को बेड पर लेटाने के बाद उसकी ड्राइंग बुक खोली और उसने देखा उसमें सभी ड्राइंग्स में सिर्फ उसके पापा और वो थे, और दूर कहीं एक औरत थी। शायद
वो अनु ही होगी। लेकिन आरव के साथ उसके पापा ही खड़े थे। उसकी सारी ड्राइंग से ऐसा लग रहा था मानो उसको एक माँ की कमी महसूस तो होती है, और ये बात पक्की है। ये सब कुछ धीरे धीरे आदित्य नोटिस कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, और ये सब कुछ देखकर आदित्य को भी लगा कि शायद आरव तान्या को याद करता हो, पर ये समझ नहीं आ रहा था, और शायद ये सही समय नहीं था कि उसको तान्या से मिलवाया जाए। ना ही तान्या की तबीयत ठीक थी, और शायद आरव भी इन बातों को समझ नहीं पाता। आरव को सुलाकर आदित्य उसके कमरे में देख रहा था और सोच रहा था। इसके कमरे में सारी चीजें तरीके से अपनी जगह पर रखी हुई थी। उसका बैग टेबल पर रखा था, और आरव खेलने के बाद खिलौने भी एक टोकरी में रख दिया करता था। आरव इतना समझदार है कि उसकी एज पर कभी कभी हैरानी होती है। आज उसकी जिद और रोना देखकर वाकई में महसूस हुआ कि शायद अब भी अगर मैंने उसे नहीं समझा तो उसे यही लगेगा मुझे अनु की जरूरत थी, ना कि उसको। और मैं चाहता हूं कि अनु जब भी घर में आए, मेरी वाइफ होने से पहले वो आरव की माँ बनकर आए। जैसे जैसे आदित्य की नजर उस कमरे में दौड़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरव तेजी से बड़ा हो रहा है। उसके बचपन के खिलौने कहीं पीछे छूट रहे हैं। समय कम देने की वजह से आदित्य और आरव का बचपन एक दूसरे से हमेशा दूर रहे। यानी आदित्य ने आरव के बचपन को कभी देखा ही नहीं। ज्यादातर अपनी मीटिंग्स की वजह से वो एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता, यूं ही ट्रैवल करता रहता, और आरव यूं ही बड़ा होता गया। ऐसा नहीं था कि वो एक बुरा पिता था, पर वो जानता था कि उसकी माँ आरव का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। आदित्य आरव को सोता देखता रहा, मानो उसके सपनों में झांकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। इतने में आदित्य के फोन पर एक फोन आया। उसने फोन देखा तो उसे पता चल गया कि फोन हॉस्पिटल से आ रहा था। उसने फोन उठाया तो कुछ ऐसा सुना जिसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं। चैप्टर 5 पुलिस स्टेशन। डॉक्टर साहब ने आदित्य को फोन किया था। उन्होंने आदित्य को फोन पर बताया कि जो पेशेंट वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा के गए थे, अब वो वहां से जा चुकी थी, वो भी बिना किसी को बताए। जैसे ही तान्या को होश आया, उसने पास खड़ी एक नर्स से पूछा, नर्स, ये पैसे किसने दिए हैं? जैसे ही नर्स ने उसे ये कहा कि ये पैसे तो कोई आदित्य नाम का शख्स रखे गया है, तो वो पैसे और अपनी दवाइयां वहीं नर्स के पास छोड़कर वहां से चली गई, वो भी बिना किसी को बताए। हाँ, ये पैसे वही थे जो आदित्य ने हॉस्पिटल से निकलते वक्त तान्या के बेड साइड पर रखे थे, ये सोचकर कि शायद तान्या को इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे ही डॉक्टर साहब ने आदित्य को पूरा माजरा बताया, आदित्य खुद का गुस्सा रोक नहीं पाया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, और हो भी क्यों ना। उसे ऐसा लग रहा था कि आखिर तान्या इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? वो बिना किसी को बताए ऐसे कैसे जा सकती है? कहाँ होगी, किस हालत में होगी, कोई नहीं जानता। फिर डॉक्टर साहब ने आदित्य से कहा, वैसे उसके सर की चोट इतनी गहरी तो नहीं है, लेकिन उसका शरीर काफी कमजोर है। डॉक्टर साहब की ये बात सुनकर आदित्य तुरंत गाड़ी की चाबी लेकर तान्या को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसलिए नहीं कि वो उसकी वाइफ थी, पर इसलिए क्योंकि आज भी वो आरव की माँ थी। आदित्य पहले गाड़ी लेकर तान्या के पुराने घर पर गया। उसे लगा कि वो वहां मिल जाएगी, कि वही घर था जहां पहले ये दोनों रहा करते थे। लेकिन जब आदित्य वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि अब वो घर तो किसी और का घर बन चुका था।
जहां जहां तान्या जा सकती थी वो उन सारी जगहों पर गया। तान्या के फेवरेट कैफे हाउस से लेकर उन सभी रास्तों पर देखता रहा जो तान्या के पसंदीदा हुआ करते थे। हॉस्पिटल से निकलते ही जो रोड सीधी सीधी जाती थी, उस रोड पर भी आदित्य काफी दूर तक तान्या को ढूंढते हुए निकल गया। रास्ते में उसे जो जो मिलता उसे वो रोककर पूछता, तान्या की तस्वीर दिखाता और पता करने की कोशिश करता कि हो सकता है किसी ने उसे रोड पर देखा हो, कहीं चलते फिरते देखा हो, कहीं तो किसी ने देखा हो। शायद उसे एक उम्मीद थी कि कहीं से तो तान्या का पता चल जाए। रास्ते भर उसके दिमाग में बस यही बात चलती रही कि कहीं वो कमजोरी से बेहोश होकर ना गिर जाए, उसे चोट ना लग जाए, पता नहीं किस हालत में होगी। काफी देर के बाद उसे तान्या का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब तक उसने आधे से ज्यादा शहर टटोल लिया था, पर तान्या का कहीं कोई पता ही नहीं चला। फिर उसने सोचा कि शायद तान्या अपना फोन अपने साथ लेकर गई हो। उसके पुराने नंबर पर कॉल करके देखता हूं, शायद उठा ले। पर जैसे ही उसने कॉल लगाया, उस नंबर पर किसी आदमी ने फोन उठाया। उसने फोन उठाते साथ कहा, जी तान्या से बात हो सकती है क्या? आदित्य ने संकोच करते हुए कहा, पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक उम्मीद थी कि एटलीस्ट कॉल तो रिसीव हुआ। उस तरफ से आवाज आई, आप कौन बोल रहे हैं? आदित्य कहता है, जी मैं इतना बोलकर बस आदित्य कुछ सोचने लगा। फिर उधर से आवाज आई, नहीं, ये किसी तान्या का नंबर नहीं है। और उस आदमी ने फोन रख दिया। तान्या का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी कि कहीं तान्या को कुछ हो तो नहीं गया। आदित्य जहां गली गली तान्या को ढूंढते घूम रहा था, वहीं तान्या पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। तान्या पुलिस स्टेशन में एक पुलिस रिपोर्ट करवाने गई थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और चेहरे पर चोट के निशान थे। शरीर काफी कमजोर सा था और उसकी ये हालत देखकर पुलिस वालों को लगा कि शायद ये मारपीट का मामला हो। पुलिस स्टेशन में अक्सर ऐसे मारपीट के मामले आया करते थे, जहां कई बार औरत को मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता था, या फिर मार सहते सहते एक दिन औरत खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती। फिर उसकी हालत को देखकर लगा कि शायद उसके पति ने उसे पीटकर घर से बाहर निकाल दिया हो। पुलिस वालों को लगा कि शायद तान्या के साथ कोई शारीरिक मारपीट हुई हो। लेकिन जैसे ही तान्या ने पुलिस वालों को ये कहा कि वो एक रिपोर्ट लिखवाने आई है उस कार एक्सीडेंट की जो 6 साल पहले हुआ था, तान्या की ये बात सुनकर पुलिस चौंक गई। तान्या को स्टेशन के सब इंस्पेक्टर के पास भेज दिया गया। जब तान्या ने सब इंस्पेक्टर मिश्रा को अपनी बात सुनानी शुरू की, तो उसने बताया कि कोई आदमी उसे मारना चाहता है। उसने बताया कि 6 साल पहले भी वही गाड़ी उसका एक्सीडेंट करने के लिए उसकी गाड़ी से टकराई थी। पुलिस ने तान्या से पूछा कि वो गाड़ी कैसी दिखती है, उसका नंबर क्या था। तो तान्या ने कहा कि उसे बहुत ज्यादा तो याद नहीं, पर वो गाड़ी SUV थी और उसके लास्ट डिजिट 53 थे। तान्या की बात सुनकर मिश्रा जी ने कहा, मैडम, हो सकता है आपका ये कोई भ्रम हो, क्योंकि जो बात आप हमें बता रही हैं वो आज से ठीक 6 साल पहले की बात है, और जरूरी तो नहीं कि 6 साल पहले जो आपको मारना चाहता हो वो आज भी आपको अपनी गाड़ी से मारने आए। हाँ। इतना सुनकर तान्या जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वो कैसे अपने कातिल और उस गाड़ी को भूल सकती है, जिसकी वजह से पहले भी उसका एक्सीडेंट हो चुका था। मिश्रा जी ने तान्या को शांति से बैठने के लिए कहा। मिश्रा जी ने बाकी पुलिस वालों को इशारा भी किया ताकि वो तान्या की पुरानी डिटेल्स निकाल सके और ये तान्या के बारे में डिटेल जान सके।
जब ये डिटेल निकाली गई तो पता चला कि तान्या आहूजा अपने कॉलेज की टॉपर थी और बीए इन कंप्यूटर साइंस करने के बाद वो एक अच्छे से ऑफिस में काम भी किया करती थी। उसकी एजुकेशन देखकर पुलिस वालों को भी लगा कि हाँ, हो सकता है वो जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। मिश्रा जी ने तान्या से पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है, तो उसने कहा कि उसे अपनी सौतेली माँ और उनकी सौतेली बेटी पर शक है। उसके पापा की डेथ के बाद वो अपने पापा की इकलौती बेटी थी और प्रॉपर्टी के लिए इकलौती जिम्मेदार भी। हो सकता है कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने उसे मारने की कोशिश की हो। बोलते हुए तान्या की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने डिटेल में पूरी बात बताई। उसने बताया कि उसके पिता और उसकी माँ का तलाक बहुत पहले हो चुका था, जब वो काफी छोटी थी। उसने अपना कुछ समय अपनी माँ के साथ बिताया, पर जब माँ की डेथ हो गई तो उसके बाद वो अपने पिता के साथ रहने चली गई। कुछ दिनों के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनके घर में अब उनके साथ उसकी सौतेली माँ और बहन भी रहने लगे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, फिर पिता धीरे धीरे बीमार होने लगे। उसके बाद उन्हें पता चला कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन के छुपे हुए प्यार का मतलब था तान्या को मार देना। ये बात तान्या को उस दिन पता चली जब उसने उन दोनों की बात सुन ली थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों मिलकर ये बात कर रही थी कि तान्या को कैसे मारा जाए, जहर देकर या एक्सीडेंट करवाकर। इस डिस्कशन में उसकी सौतेली बहन कहती है, जो अगर उसको जहर देकर मारते हैं तो पुलिस का चक्कर हो जाएगा और सारा का सारा शक हम पर आ जाएगा, तो क्यों ना उसे एक्सीडेंट में मरवा दे। पर्दे के पीछे छुपी हुई तान्या अपनी मौत की ये सारी योजनाएं सुनती रही। हैरान हो चुकी थी वो कि कैसे उसकी सौतेली माँ और बहन उसे मारना चाहते हैं और उसे मारकर अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि अगर उसकी माँ उसकी सारी प्रॉपर्टी, जमीन, घर, जायदाद सब कुछ मांग लेना तो भी वो खुशी खुशी दे दे। पर उन दोनों के मन में तो उसके लिए सिर्फ जहर भरा हुआ था।